हेलो स्टूडेंट्स। बायो में जो आज टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, जो आपका पहला चैप्टर दे रखा है जीवाणु, कवक और वायरस, जिसमें लिखा हुआ है लाभकारी और अलाभकारी, यानी इनके औद्योगिक महत्व वाला पॉइंट उसमें जोड़ा हुआ है। जीवाणु, कवक और वायरस का लाभकारी और अलाभकारी रूप में जो पॉइंट है। तो यहाँ पहले अपन जीवाणु, कवक, वायरस के परिचय के लिए बात करते हैं। देखो, जैविक जो वर्गीकरण किया जाता है, जो टॉपिक है वो है अपना जीवाणु, कवक व वायरस। जीवाणु, कवक व वायरस, ये टॉपिक है अपना जीवाणु, कवक और वायरस। अब इसमें जो बैक्टीरिया है, कवक और वायरस, ये पॉइंट जोड़ा हुआ है केवल लाभकारी और अलाभकारी के रूप में। पहले अपन इनके परिचय के लिए बात कर रहे हैं। देखो, जैविक जो वर्गीकरण किया जाता है, जैविक वर्गीकरण में अपन एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, 5 जगत अवधारणा, 5 किंगडम हाइपोथेसिस, 5 जगत अवधारणा, R.H. व्हिटेकर द्वारा, R.H. व्हिटेकर द्वारा ये जैविक वर्गीकरण की जो 5 जगत अवधारणा दी गई। और 5 जगत अवधारणा में पहला जगत बताया जाता है मोनेरा, दूसरा बताया जाता है प्रोटिस्टा, उसके बाद में तीसरा मोनेरा, प्रोटिस्टा, और तीसरा जो बताते हैं वो बताते हैं भाई फंगी, यानी कवक, फंगी। चौथा बताते हैं प्लांटी, यानी पादप जगत, और 5वां बताते हैं एनिमल, एनिमल किंगडम, जंतु। तो 5 जगत अवधारणा जो बताई गई थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमल। इसके बाद में एक 6 जगत अवधारणा और बोलते हैं। वहां पर बैक्टीरिया में से यू बैक्टीरिया, क्योंकि सामान्य बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होते हैं, उनको डिफरेंस किया जाता है। तो मोनेरा जो वर्ग है, इस मोनेरा वर्ग में सम्मिलित हैं प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। अब देखो, यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका अपन ने पढ़ी थी। कोशिका के 2 प्रकार बताए थे कोशिका संगठन के आधार पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों जो केंद्रक झिल्ली होती है वो नहीं पाए जाने की वजह से केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य एक जगह मिला होता है। और प्रोकैरियोटिक जीव में एक तो नाम आता है बैक्टीरिया, जो अपन बात करेंगे, एक नाम आता है माइकोप्लाज्मा। अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें अपन ने बोला था सबसे छोटी कोशिका, सबसे सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्मा बताई थी। तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो तीनों आते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा वर्ग में हैं। और प्रोटिस्टा में आते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु, और इसमें आते हैं प्रोटोजोआ वर्ग वाले जंतु। प्रोटोजोआ वर्ग में जो एक कोशिकीय जंतु हैं, अब ये कोशिका यूकैरियोटिक हो गई, लेकिन ये एक कोशिकीय हैं। तो प्रोटिस्टा जो बोला जाता है, प्रोटोजोआ जंतु बोले जाते हैं, सबसे आदिम जीव इनको माना जाता है। इसमें अपन जैसे पढ़ते हैं अमीबा, एंट अमीबा, इसके अलावा यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं। फिर कवक, इसमें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कवक
और ये भी कैसे हैं भाई, यूकेरियोटिक हैं। ध्यान रखना, मोनेरा के अलावा सारे के सारे यूकेरियोटिक हैं। और इन कवक की विशेषता क्या होती है, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। तो इससे अगला जो वर्ग है ना, प्लांटी, पादप और कवक में ये डिफरेंस आ जाता है। कवक के अंदर हरित लवक नहीं है, तो ये परपोषी होते हैं पोषण के आधार पर। प्लांटी में सम्मिलित हैं शैवाल और पादप, जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है भाई, हरित लवक पाया जाता है। अब ये जैसे शैवाल में एक कोशिकीय शैवाल भी आते हैं, लेकिन ये भी कोशिका यूकेरियोटिक है। अभी मोनेरा के बाद में सारी आगे वाली कोशिका यूकेरियोटिक है। और एनिमल, समस्त जंतु। अब इन जंतु में देखो ये भी आ गए, लेकिन ये इस वाले वर्ग में आ गए एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु। बाकी सारे जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु हैं वो एनिमल हो गए, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु ये इसमें आएंगे, इस वर्ग में, एनिमल में। तो ये जो 5 अपन ने वर्ग बताए हैं, अब इसमें से देखो 2 नाम तो आ गए। अपन जो चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, अपना चैप्टर है जीवाणु, कवक और वायरस। इसमें से देखो जीवाणु आ गया मोनेरा वर्ग वाला, प्रोकैरियोटिक जंतु है, ध्यान रखना। और दूसरा कवक आ गया यूकेरियोटिक, लेकिन हरित लवक नहीं पाया जाता। अब तीसरा क्या बचा अपने पास में, वायरस। इसके बारे में पहले भी अपन ने बात की थी। अब मैं यहाँ तीनों को एक बार लिख रहा हूं। एक तो नाम है जीवाणु, तो एक नाम है कवक और एक नाम है वायरस। 3 शब्द आ गए अपने पास में। देखो जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जंतु, एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव, वो तो है बैक्टीरिया, जीवाणु। कवक एक या बहुकोशिकीय, एक या बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। यूकेरियोटिक जीव, एक या बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, वो है कवक। और वायरस, तीसरा नाम जो है वायरस, उसके लिए बोला जाएगा अकोशिक जीव। अकोशिक जीव पढ़ा था अपन ने, कोशिका सिद्धांत पढ़ा था कि समस्त सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जो कि थियोडर स्वान, स्लीडन और स्वान जो अपन ने बताया था, जिन्होंने दिया था। कोशिका सिद्धांत का अपवाद अपन ने बताया था वायरस। वायरस है अकोशिक जीव। वायरस में केवल आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन परत से घिरा होता है, उसमें कोशिका संगठन नहीं होता है। तो अब यहाँ ध्यान देखो, मेन जो डिफरेंस आ गया, जीवाणु है एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। कोशिका कौन सी, इसकी प्रोकैरियोटिक है। कवक एक या बहुकोशिकीय है, और ये इसकी कोशिका होती है यूकेरियोटिक। तो ये तो दोनों कोशिकीय जंतु हैं, और ये है अकोशिक जीव, कौन, वायरस। ये 3 नाम इसमें आ गए। अब अपन बात कर ले पहले बैक्टीरिया के लिए। ये जो तीनों नाम बताए उसमें से अपन बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया सबसे पहले बैक्टीरिया का खोजकर्ता एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा 1676 ईस्वी में वर्षा जल
व डेंटल प्लैंक में खोजा गया। अपन ने जब कोशिका की खोज पढ़ी थी तो अपन ने पहला पॉइंट बताया था, पहली जो कोशिका खोजी गई थी कोर्क कोशिका, वो पादप के छाल में कोर्क बाग में अपन ने बताई थी मृत कोशिका, किसके द्वारा भाई, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी। उसके बाद में मैंने बताया था कि जीवित कोशिका का खोजकर्ता पूछेगा तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवाणु और शुक्राणु जैसी चल कोशिकाओं को खोजा था। ये 1676 की बात है, इनके द्वारा खोजा गया बैक्टीरिया को। फिर बैक्टीरिया शब्द वैज्ञानिक एहनबर्ग ने दिया। ध्यान रखना, बैक्टीरिया का खोजकर्ता पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक, लेकिन बैक्टीरिया शब्द किसने दिया तो नाम किसका आएगा, वैज्ञानिक एहनबर्ग का नाम आएगा। तो ये जो बताया गया था कि भाई बैक्टीरिया शब्द खोजा किसने और बैक्टीरिया का शब्द का वैज्ञानिक, ये बैक्टीरिया शब्द किसने दिया तो वैज्ञानिक एहनबर्ग ने दिया था। और उपस्थिति की अगर बात करें, समस्त प्रकार के आवेश, समस्त प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। न्यूनतम यानी लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर अधिकतम तापमान के मध्य उपस्थित। तो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो न्यूनतम से लेकर अधिकतम टेम्परेचर, हर तरह की आवास में पाए जाने की इनकी संभावना रहती है। तो गर्म लावे में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बिल्कुल जो ठंडा क्षेत्र है वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हर तरह के विपरीत परिस्थितियों में भी ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया। तो ये ऐसे हैं जो समस्त प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। तो इनको बोला जाता है, बैक्टीरिया को सर्वव्यापी जंतु, सर्वव्यापी जीव इनको बोलते हैं बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया कोशिका की अगर बात करें, जो अपन बता रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बैक्टीरिया कोशिका की अगर बात करें, बैक्टीरिया कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो बैक्टीरिया कोशिका की स्थिति क्या है वो समझो। एक बैक्टीरिया कोशिका में सबसे पहले दिखा रहे हैं अपन कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसके बाद में इसमें अपन दिखा रहे हैं केंद्र का। यहां मैंने ये लाइन बनाई है लेकिन एक्चुअल में लाइन होती नहीं है, ध्यान रखना। अभी बताया था अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये हो गया अपने पास में केंद्रकाभ बोला जाता है, न्यूक्लियोइड जो बोलते हैं, न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ। और इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है जो अलग अलग रूप में डीएनए, आरएनए। तो केंद्रकाभ में जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए की विशेषता क्या होती है कि वो कुंडलित नहीं होता और इसके दोनों सिरे खुले हुए होते हैं। जो अपन देखते हैं कि अपन ने यूकेरियोटिक का जो डीएनए पढ़ा था उसमें हिस्टोन प्रोटीन के पाए जाने के कारण कुंडलन पाया जाता है। तो इसमें जो डीएनए होता है वो कुंडलित नहीं होता और इसमें मुख्य डीएनए के अलावा, बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अलावा वर्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं उसको? प्लाज्मिड नाम देते हैं। तो बैक्टीरिया सेल में मुख्य डीएनए के अलावा वर्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड नाम दिया जाता है। उसको मैं अलग से दर्शा रहा हूं, प्लाज्मिड। और ये है वर्ताकार डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है वाहक के रूप में, कैरियर के रूप में।
ट्रांसजीन जो होते हैं, ट्रांसजीन को ट्रांसफर करने के लिए मूल डीएनए में जो नए जीन जोड़े जाते हैं तो प्लाज्मिड को वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए है उसके अलावा पाया जाने वाला वर्ताकार डीएनए होता है, जिसमें खुद में प्रतिकृति की क्षमता नहीं होती है। तो ये इसके प्रतिकृति होने से बैक्टीरिया सेल पे कोई प्रभाव नहीं आता है। अब इसमें जो कोशिका झिल्ली है, ध्यान दो अब इसमें, इसके कोशिका झिल्ली के अलावा पाई जाती है इसमें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन संरचना होती है। ये कोशिका भित्ति जो बता रहे हैं अपन, कोशिका झिल्ली के बाहर जो बताया अपन ने कोशिका भित्ति, और इसके बाहर पतली परत पाई जाती है। इसके बाहर जो पतली परत पाई जाती है उसको नाम दिया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जिसको अपन नाम देते हैं अवपंक परत, ये अवपंक परत होती है। और इन सबको मिलाकर बोला जाता है बैक्टीरिया की संपुटिका कैप्सूल। तो इसमें जो बैक्टीरिया सेल के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका संग्रह रहता है, तो उसकी वजह से ही ये संक्रामक बनता है। तो बैक्टीरिया जो संक्रामक है वो किसकी वजह से, अभी संपुटिका जो पाई जा रही है उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं उनकी वजह से, ये जो अवपंक परत होती है इसकी वजह से संक्रामक होता है। संक्रामक गुण प्रदान करना। और कोशिका भित्ति बैक्टीरिया सेल को शुष्कन से बचाती है। शुष्कन से बचाना, ड्राइनेस से बचाना, वो कोशिका भित्ति का काम होता है। इसमें म्यूसिलेज होता है जो कि चिकना आवरण बनाता है, म्यूसिलेज इस ग्लाइकोकैलिक्स के साथ में, और कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है। अब यहाँ से जो प्रोकैरियोटिक में ये तो बताया अपन ने बाहरी आवरण, इसकी जो कोशिका झिल्ली की आंतरिक परत है, बैक्टीरिया कोशिका की झिल्ली रासायनिक रूप से संरचना में समान होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक जो अपन ने पढ़े थे यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक अपन ने पढ़े अर्धस्वायत्त कोशिकांग, उनकी कोशिका झिल्ली की समान ये होती है। और इनकी कोशिका झिल्ली की जो आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत से कोशिका द्रव्य के अंदर अंतर्वलन से जो संरचनाएं बनती हैं उनको नाम दिया जाता है मीजोसोम। क्या नाम देते हैं भाई इनको? मीजोसोम नाम देते हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली की जो आंतरिक परत है उस पे पाए जाते हैं श्वसन एंजाइम। तो श्वसन एंजाइम इसमें कहाँ रहते हैं भी? कोशिका झिल्ली की आंतरिक परत पर पाए जाते हैं श्वसन एंजाइम। जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पढ़ी ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं भी? श्वसन जो क्रिस्टी बनती है और उनके साथ में आंतरिक झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं, उनमें श्वसन एंजाइम होते हैं। ऐसे इसमें श्वसन एंजाइम किस पर चिपके होते हैं? कोशिका झिल्ली की आंतरिक झिल्ली पर, आंतरिक झिल्ली सतह पर चिपके होते हैं। ये जो अंतर्वलन संरचना नाम देते हैं, इनको भी नाम मीजोसोम देते हैं। ये श्वसन में भी सहायक है। दूसरा इनका काम है कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में पट निर्माण। कोशिका विभाजन के दौरान पट निर्माण, कोशिका विभाजन के दौरान पट निर्माण इनके द्वारा होता है। मीजोसोम दोनों तरफ से अंतर्वलित होकर संरचना बनती है। आप ध्यान देना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जांपल कौन किस क्या पढ़ रहे हैं अपन? अभी बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक में अपन ने पादप जंतु कोशिका पढ़ी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। यहाँ मैंने दिखाई है लेकिन ये केंद्रक झिल्ली है नहीं। इसको और मैं ऐसे कर देता हूँ तो आपको ये झिल्ली नजर नहीं आएगी। ठीक है,
केवल आनुवंशिक पदार्थ होता है, और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों सेपरेट नहीं रहते, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही, उस आधार पे प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल रहे हैं। कोशिका के अंदर झिल्ली रहित, झिल्ली युक्त कोशिका जितने भी होते हैं, अंतःपरदवी जालिका, गोल्जी कायल, लाइसोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सब अनुपस्थित हैं, वो इसमें नहीं पाए जाते। इसके अलावा राइबोसोम इसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। राइबोसोम जो कण हैं वो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं, और ये जो राइबोसोम कण होते हैं 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपन ने कौन सा राइबोसोम बताया था भाई, 70S, वो राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही तो है बैक्टीरिया, उसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, ये स्थिति रह जाती है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पर डिफरेंस। बैक्टीरियल जो डीएनए होता है, मूल डीएनए, वो वर्ताकार कुंडलित नहीं होता क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है। बैक्टीरियल डीएनए के अलावा, मूल डीएनए के अलावा उसमें वर्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड नाम दिया जाता है, और प्लाज्मिड को अपन यूज करते हैं वाहक के रूप में, जो बायोटेक्नोलॉजी के यूज करते हैं ट्रांसजीन के लिए, उस तरह से उसको यूज किया जाता है। तो ये तो अपन ने बताया बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर को। अब इसके बाद में नंबर 2 अपन ले लें, दूसरा नंबर अपन ले रहे हैं वायरस। अच्छा, इसमें एक बैक्टीरिया के जो प्रकार बताए जाते हैं ना, वो उनके आमाप के आधार पे बताए जाते हैं। एक बैक्टीरिया तो पढ़ते हैं अपन कोकस, जिनको नाम देते हैं गोलाकार, और एक पढ़ते हैं अपन बेसिलस, ये बैक्टीरिया होते हैं छड़ाकार। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं भी, छड़ाकार। एक तो कोकस और एक बेसिलस। कोकस में जैसे एक तो नाम देते हैं मोनोकोकस, एक नाम देते हैं डिप्लोकोकस, एक नाम देते हैं भी टेट्राकोकस, एक स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस आ जाता है अंगूर के गुच्छे के समान, इस तरह से नाम दिया जाता है। मोनोकोकस, डाइकोकस, ये टेट्राकोकस बताया अपन ने, स्टेफाइलोकोकस बताया, और एक श्रृंखला के रूप में जो जुड़े होते हैं, इस तरह से स्थिति। बेसिलस में वही मोनोबेसिलस, छड़ाकार होते हैं भी। फिर ये स्थिति भी आ जाती है डाइबेसिलस, ये स्थिति भी आ जाती है। टेट्राबेसिलस, एक आते हैं सारसिनी, जो जमे होते हैं इस तरह से समानांतर रूप में, जैसे अपने तिल्लियां होती है ना, मैच बॉक्स में तिल्लियां होती है उस रूप में, इस तरह से, ये सारसिनस नाम दिया जाता है, इस तरह से आकार दिया जाता है। तो अपन ये जो बैक्टीरिया के नाम सुनते हैं, बेसिलस और कोकस, इस तरह से अपन नाम सुनते हैं। जैसे अपन बोलते हैं न्यूमोनिया का बैक्टीरिया का नाम क्या देते हैं अपन, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये नाम देते हैं अपन। क्या नाम दिया अपन ने, डिप्लोकोकस। माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी, एक अपन जो बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी जो आता है वो छड़ाकार में आता है। इसी प्रकार से एक आता है देखो विब्रियो, एक नाम जो मैं लिख रहा हूं विब्रियो, और विब्रियो आता है कोमा। ये वर्ड किसके लिए आता है, कोमा आकार के लिए। जैसे अपन हेजे का बैक्टीरिया बोलते हैं, हेजे का बैक्टीरिया क्या बोलते हैं अपन, विब्रियो कोलेरी, क्या नाम दिया जाता है उसको, हेजे का बैक्टीरिया बोलते हैं विब्रियो कोलेरी। अब बताओ विब्रियो शब्द किसके लिए आया, कोमा आकार के लिए। कोलेरी जो अपन हेजा बोल रहे हैं उसके लिए आ गया। तो इस तरह से बैक्टीरिया के आकार जो अलग अलग बोले जाते हैं, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बोल दिया, आपका सिलेबस में ये नहीं आता। आपको बैक्टीरिया का परिचय में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो तो सीधा सीधा आएगा लाभकारी और अलाभकारी के रूप में, कौन सा बैक्टीरिया कहाँ यूज सही हो रहा है या कहीं पर उसका रूप में यूज कर रहे हैं। और एक ये जो परिचय के रूप में मैंने बता दिया बैक्टीरिया के लिए, तो ध्यान रखना बैक्टीरिया सेल किस प्रकार की सेल है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल को अपन ने डिस्कस किया। बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति, और उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स परत और पाई जा रही है जिसको अवपंक परत बोला जाता है। यह अवपंक परत में
बैक्टीरिया के उत्सर्जी पदार्थों का संग्रह होता है। यह बैक्टीरिया को संक्रामक गुण प्रदान करती है। संक्रमण करते हैं ना बैक्टीरिया, इन्फेक्शन करते हैं, उसको संक्रामक गुण कौन सी परत प्रदान कर रही है? वो है ग्लाइकोकैलिस अवपंग परत जो बताई अपन ने। तो ग्लाइकोकैलिस कोशिका भित्ति रिंग को मिलाकर बोलते हैं अपन कैप्सूल या संपुटिका बोला जाता है, वो नाम उसको दिया जाता है। उसके बाद में दूसरा देखो अपन बात कर रहे हैं विषाणु, विषाणु जिसको अपन नाम देते हैं वायरस। वायरस और इसका खोज करता है भाई इवानोस्की। इसका खोजकर्ता कौन है? इवानोस्की। और ये बात है 1876 की। इवानोस्की ने तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग को पहचाना कि तंबाकू की पत्तियों में जो मोज़ेक रोग है, जिसमें तंबाकू की पत्तियों के ऊपर धारे बनते हैं और इसे मोज़ेक में तरल विष को खोजा, जिसे वायरस नाम दिया गया। तो वायरस लैटिन भाषा का वर्ड है जिससे एक अर्थ आता है तरल विष। लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका नाम क्या आता है भाई? तरल विष। तो फ्लूइड विनोम आता है, ये तरल विष आता है। ये वायरस जो खोजा गया था, तो सबसे पहले खोजा गया वायरस, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वप्रथम खोजा गया वायरस, सर्वप्रथम खोजा गया वायरस, तो नाम आता है तंबाकू मोज़ेक वायरस, TMV। तंबाकू मोज़ेक वायरस इसको बोला जाता है, TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस। ये सबसे पहला खोजा गया वायरस था जिसको इवानोस्की ने वायरस को क्रिस्टलीकृत करके इकट्ठा किया। तो अब ये जो वायरस है ना, जब इसका अध्ययन किया जाता है, वायरस का अपन बता दूं, वायरस की विशेषता क्या है कि वायरस में स्वयं प्रतिकृति का गुण नहीं है। मुक्त रूप से वायरस मुक्त रूप से अपनी प्रतिकृति नहीं कर सकता, मुक्त रूप से अपनी प्रतिकृति नहीं कर सकता है। यह परपोषी कोशिका, होस्ट सेल, यह परपोषी कोशिका के DNA के साथ गुणन करता है, गुणन करता है। और यानी वायरस मुक्त रूप से अपनी प्रतिकृति नहीं कर सकता, और यही वजह है कि इसको अपन पूर्ण रूप से सजीव नहीं मानते। और वायरस पर ये अपनी प्रतिकृति किसके साथ कर पाता है? परपोषी कोशिका के DNA के साथ कर पाता है। अतः वायरस अविकल्पी परजीवी है, अविकल्पी परजीवी है, ये माना जाता है। इसमें वायरस बोला जाता है अकोशिक जीव। वायरस अकोशिक जीव है, इसे बोलते हैं कोशिका सिद्धांत का अपवाद। और वायरस में सजीव और निर्जीव, वायरस में सजीव व निर्जीव
दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अतः वायरस को निर्जीव व सजीव की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस को निर्जीव व सजीव की योजक कड़ी माना जाता है। तो वायरस न तो पूर्ण रूप से सजीव है न पूर्ण रूप से निर्जीव, उसको निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हुई है ये साबित होता है वायरस से। तो वायरस में निर्जीवता के लक्षण अगर बात करें, वायरस में निर्जीव लक्षण इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। अब क्रिस्टलीकरण अपन निर्जीव पदार्थ का ही तो करते हैं। निर्जीव पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में, जैसे कोई पदार्थ होता है ठोस पदार्थ, उससे क्रिस्टल होता है, उस रूप में इसको अपन इकट्ठा कर सकते हैं। तो वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, प्रमुख निर्जीव लक्षण होता है। नंबर 2, मुक्त रूप से स्वयं प्रतिकृति या गुणन नहीं कर सकता। वायरस मुक्त रूप से अपनी प्रतिकृति या अपनी वृद्धि नहीं कर सकता, उसके लिए इसे परपोषी कोशिका चाहिए। और अगर वायरस में सजीव के लक्षण देखें तो वायरस में सजीव के लक्षण, उसमें देखो पहला तो यह इसमें उत्परिवर्तन संबंधी गुण पाए जाते हैं। और ये जो उत्परिवर्तन संबंधी गुण है ना, ये सजीवता का ही लक्षण है। जैसे अपन अभी फिलहाल कोरोना वायरस को अगर देखें ना, उसका स्ट्रेन लगातार जैसे बदल रहा है, तो वो बदलना क्या है भाई, उत्परिवर्तन ही तो है। तो इसमें उत्परिवर्तन संबंधी गुण पाए जाते हैं और ये प्रमुख सजीवता का लक्षण होता है। नंबर 2, यह ताप, उष्मा, रसायन आदि के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है, आदि के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। तो वातावरणीय जो कारक हैं, ताप, उष्मा, रसायन, इनके प्रति ये संवेदनशील है। यानी जैसे अपन सजीव हैं तो ये भी सजीवता का तो लक्षण है कि जैसे कोई गंध आई तो अपन अच्छी है तो लिया, उसके बारे में बताया। ताप, उष्मा को जैसे गर्मी लगती है अपन धूप में हटने की कोशिश करते हैं, गर्म उष्मा के संपर्क में आते हैं पीछे हटते हैं। ये सारे जो संवेदनाएं हैं ये भी वायरस प्रकट करता है, तो ये भी इसके सजीवता का लक्षण है। अब मेन चीज यही है कि वायरस को अपन पूर्ण रूप से सजीव क्यों नहीं मान रहे, उसका मेन कारण ये है कि ये मुक्त रूप से अपनी प्रतिकृति नहीं कर सकता है। इसे प्रतिकृति करने के लिए होस्ट सेल चाहिए, यानी परपोषी कोशिका होगी तभी ये गुणन कर पाता है, अपनी वृद्धि कर पाता है। ये इसकी मेन चीज आ जाती है। अब वायरस में आनुवांशिक पदार्थ, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः आरएनए होता है। ध्यान रखना, ये कुछ वायरस को छोड़कर लगभग सभी वायरस में अपन ने पढ़ा, सभी यूकैरियोटिक जो जीव हैं और प्रोकैरियोटिक है, सब में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। लेकिन वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है भाई, आरएनए होता है। और वो भी मेनली आता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एक रज्जु के आरएनए होता है। ये जो आरएनए होता है वो मेनली कैसा होता है भाई, ये मेनली होता है सिंगल स्ट्रैंड, मेनली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता होता है। तो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः आरएनए, और वो भी कौन सा है भाई, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बोला जाता है। फिर वायरस
की संरचना को अगर देखें, ध्यान रखना वायरस बैक्टीरिया से भी छोटी सेल है, और बैक्टीरिया और वायरस दोनों ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपन प्रॉपर देख पाते हैं। वायरस की संरचना की बात करें ना, तो इसमें मेनली देखो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो मेनली इसमें आरएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ, वो न्यूक्लियोइड कहलाएगा इसका, न्यूक्लियोइड। और ये जो आनुवांशिक पदार्थ है वही मेन इसमें होता है। इसके चारों ओर कैप्सोमियर परत पाई जाती है। कैप्सोमियर मौजूद रहते हैं इसके चारों ओर, और इसके अलावा इसमें बाहर की ओर अलग अलग आकार में मौजूद रहती है प्रोटीन वलय। ये प्रोटीन वलय रहती है, और ये जो प्रोटीन वलय है ना, इसमें अलग अलग प्रोटीन के आधार पर, प्रोटीन जो वलय है उसमें प्रोटीन की स्थिति अलग अलग होने के आधार पर ही वायरस को अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया जाता है, उस आधार पर वो नाम देते हैं। तो मेनली इसमें होता है न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ, जो कि आनुवांशिक पदार्थ, मेनली क्या मौजूद है इसमें, आरएनए। इसके बाहर इसमें कैप्सोमियर जो परत पाई जाती है, और प्रोटीन वाले जो बताते हैं। ये जनरली एक वायरस की सामान्य स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए। अब ये जो वायरस बताया अपन ने कि अकोशिक जीव है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं। अब बैक्टीरिया और वायरस, पहले इन दोनों में जो अपन ने एक बार स्ट्रक्चर के रूप में देखा, एक नाम देते हैं जीवाणु, एक नाम देते हैं विषाणु। दोनों में अगर पूछे, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सब इनमें सबसे छोटी कोशिका कौन आ गई, तो विषाणु आ गई अकोशिक जीव में। और सजीवों में सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं तो अपन माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। विषाणु और जीवाणु दोनों ही, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, देखो विषाणु तो सारे के सारे ही कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। बैक्टीरिया के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से बताए जाते हैं। बैक्टीरिया के जो प्रकार हैं पोषण के आधार पर, बैक्टीरिया का एक तो आकार के आधार पे बताया अपन ने, पोषण के आधार पर बैक्टीरिया बताए जाते हैं 3 प्रकार के। एक बैक्टीरिया तो बोले जाते हैं परजीवी, पैरासाइटिक, एक बोले जाते हैं मृतजीवी, और एक बोले जाते हैं सहजीवी। ये होते हैं सर्वाधिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से वाले बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो मृतजीवी या मृतकोशी बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी बैक्टीरिया ये होते हैं संक्रामक, रोग उत्पन्न करने वाले। पादप और जंतु कोशिका दोनों को संक्रमित करने वाले वो बैक्टीरिया है परजीवी। परजीवी का शब्द तभी यूज किया जाता है जो दूसरे से पोषण प्राप्त कर रहा है, बदले में उसको नुकसान या हानि पहुंचाता है। और सहजीवी है परपोषी को फायदा पहुंचाना। परपोषी को फायदा पहुंचाना वो होते हैं सहजीवी बैक्टीरिया। तो मैंने 3 नाम लिखे, देखो एक नाम तो लिखा है परजीवी, एक नाम लिखा है मृतजीवी, एक लिखा है सहजीवी। परजीवी मैंने बताया जो संक्रामक होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले। तो ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन अगर आएगा रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो परजीवी होते हैं। नंबर 2 मृतजीवी, जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करना। मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करना, वो इसमें आएंगे। और एक है सहजीवी बैक्टीरिया, परपोषी को फायदा पहुंचाना। ये जिस परपोषी में रहते हैं उसको नुकसान नहीं करते बल्कि उसको फायदा पहुंचाते हैं, वो होते हैं कौन से भाई, सहजीवी। जैसे अब एक पहला नाम बता रहा हूं परजीवी। अब जितने भी अपन ने बैक्टीरिया के रोग पढ़े थे, अपन लाइन बोल रहा मैं फिर से वापस से, क्या बताया था अपन ने, टीटू की ताई कलर टीवी पर न्यू गाने प्ले करके
डिप से लगाती है। अब टिटनेस, हेजा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया के रोग हैं, बताओ वो सारे रोग ऐसे ही तो हैं। कौन से रोग वाले हैं? वो परजीवी बैक्टीरिया वाले हैं। वो बैक्टीरिया परपोषी कोशिका में जाते हैं जंतु में और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रोगग्रस्त कर देते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। तो वो तो मुझे एग्जाम्पल बताने की जरूरत ही नहीं है, सारे भी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो समस्त पादप व जंतु रोग, बैक्टीरिया जनित। अब दूसरे, मृतजीवी जो हैं वो ऐसे हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं दे रहे, उनको नुकसान नहीं कर रहे। वो मृत कार्बनिक पदार्थों से तो, सजीवों से तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे अपन मृदा में मुक्त बैक्टीरिया पढ़ते हैं, मृदा में मुक्त नाइट्रिकारी बैक्टीरिया, मृदा में मुक्त नाइट्रिकारी जीवाणु, वो इसी कैटेगरी में आएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे दही में अपन देखते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बताते हैं, जो दूध को दही में रूपांतरित करने में अपन उसको यूज करते हैं। डेयरी उद्योग में यूज करते हैं। जो गोबर गैस बनाते हैं अपन, सड़े गले पदार्थ होता है, उसको किण्वन द्वारा गोबर गैस जो बन रही है वो भी इसी के अंदर आएगा। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे मृतजीवी में आते हैं। और सहजीवी बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो उसमें एक तो अपन बताएं मानव वृहदांत्र में, कोलन में, मानव वृहदांत्र में ई कोलाई बैक्टीरिया, मानव हृदयांत्र में ई कोलाई बैक्टीरिया, बताओ कौन सी कैटेगरी का हो गया? अपन ने पढ़ा था, अपने बड़ी आंत का जो कोलन पार्ट बताया था उसमें अपन ने बताया था ई कोलाई बैक्टीरिया अपने अपशिष्ट से पोषण प्राप्त करता है लेकिन अपने को विटामिन के का संश्लेषण करके देता है। ये कौन से विटामिन का संश्लेषण कर रहा है? विटामिन के का संश्लेषण, ठीक है। तो ये परपोषी को फायदा पहुंचाता है, जो अपन ने बताया सहजीवी बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर अपन बात करें सहजीवी के अंदर ही राइजोबियम, फलीदार पादपों, ये पूछा भी रीट में अपने, फलीदार पादपों की ग्रंथिल जड़ों में, फलीदार पादपों की ग्रंथिल जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो मृदा में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और बदले में उसकी जड़ों में क्या प्राप्त कर रहे हैं? भी पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से जो अपन बैक्टीरिया, जो अपन ने नाम लिखवाए, इनमें से बैक्टीरिया को ये 3 प्रकार से वर्गीकरण अपन ने किया, परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी। अब बात करें अपन विषाणु, और जैसा अपन ने बताया मुक्त रूप में तो ये जीवित सजीव है ही नहीं, ये सारे परपोषी कोशिका में वृद्धि करते हैं। और विषाणु मेनली किस प्रकार के होते हैं भाई? विषाणु मेनली रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो संक्रामक होते हैं। परपोषी कोशिका को संक्रमित करना, परपोषी कोशिका को संक्रमित करना, वो है वायरस, विषाणु अपन जो बोलते हैं। और ये जो विषाणु हैं तो मानव में विभिन्न वायरस जनित रोग, मानव में विभिन्न वायरस जनित रोग जो आ गए वो सारे के सारे इसी की तो आएंगे। जैसे अपन ने पढ़ा था भी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स। इसके अलावा बात करें अपन जो हेपेटाइटिस है उसकी बात कर लें, जो सार्स है, कोरोना, ये सब के सब जो बैक्टीरिया आ गए, इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इस सब बैक्टीरिया के जो सारे के सारे किसके रोग हैं भाई? वायरस के हैं, जो अपन ने रोगों में डिस्कस किए थे। उन एग्जाम्पल को मैं दोबारा नहीं लूंगा यहाँ। इसके अलावा अपन एक शब्द सुनते हैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बोला जाता है
जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, उनको नाम दिया जाता है बैक्टीरियोफेज। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु इसलिए बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, इनको हिंदी में नाम दिया जाता है जीवाणु भोजी, यानी जो जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये विषाणु जो होते हैं ना, ये बैक्टीरियोफेज है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें गंगा जल का शुद्धिकरण, तो गंगा जल में बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, गामा भोजी। इसके बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे नाम देते हैं टेटू भोजी, टेटो भोजी, लेमडा भोजी, इस प्रकार से गामा भोजी, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल के रूप में आ जाते हैं। तो गंगा जल का शुद्धिकरण ये किया जाता है भाई लेमडा भोजी द्वारा। तो अगर क्वेश्चन आता है गंगा जल शुद्ध किस वजह से है, तो बताओगे उसमें उपस्थित बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी जो पाए जाते हैं, जो कि लेमडा भोजी पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, उससे गंगा जल शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार से अपन ने बताया वायरस का मेनली लाभ रूप में तो कुछ आता नहीं है भी, हानि प्रकोष्ठी कोशिका को संक्रमित ये करता है, अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया दोनों तरह से यूज होता है, लाभकारी और अलाभकारी। इससे अगली क्लास में अपन बैक्टीरिया और वायरस के और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे लाभकारी अलाभकारी रूप में, और फिर साथ में कवक के भी लाभकारी और अलाभकारी रूप में।